This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर तरीके से उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन चौबे जी यूएसए से उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ तो उनका भी स्वागत है। अभी हम लोग वार्ता कर रहे थे डॉक्टर वाल के पर आधारित ट्रीटाइज 4 में हार्ड मेरिडियन और सर्कुलेशन मेरिडियन, जिसको हम लोग पीसीएम में पेरिकार्डियल मेरिडियन भी जानते हैं, उस पर चर्चा हो रही थी। उनके पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर, और जो उसकी इफेक्टिविटी है, क्या इफेक्ट है उनका, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीएचबी में चैप्टर 11 लोकोमोटर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हम लोग नर्वस सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आगे। सर ये कौन सी बुक है? ये बुक है हमारी बीएचबी मानव शरीर विज्ञान। उसमें ये कलर्ड भी है? उसमें ये कलर्ड पेज भी है? नहीं, ये तो पेज, ये तो अलग है, वो अलग, वो चीज अलग थी, ये अलग है। ओके सर। वो अलग, वो दूसरी किताब है। वो इसमें 2-3 अनेक किताबें हैं, तो उनका अलग अलग है, जब आएगा जिक्र बता देंगे। वो ब्रेन फिगर एक किताब है ब्रेन मैनुअल पर, तो वो संस्थान की किताब है, उस पर चर्चा है वो, तो वो उसका भी हमने रखा हुआ है। हम लोग फ्लेक्सिस पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ट्रैक्ट्स पढ़ा था, पिरामिडल, और हम लोग अब अपर मोटर न्यूरॉन, ये जो इसको हम लोग चैप्टर से पढ़ रहे हैं। मोटर ट्रैक्ट, जो हम लोग मोटर ट्रैक्ट हम लोग जान रहे हैं, शेयर हो रहा है ना, तो मोटर ट्रैक्ट हम लोग समझ रहे हैं। बोलिए, मोटर से हम लोग समझ रहे हैं, मोटर से मतलब, बोलिए, अब थोड़ा शेयर करिए। मोटर अभी तक जो पढ़ा, दर्शन जी, दर्शन जी, हम लोगों ने मोटर पढ़ा। मोटर क्या है, इसमें क्या है, बीएचबी मोटर क्या है? जो कमांड लेके जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने कहा कि मोटर ट्रैक्ट, और ट्रैक्ट हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रैक्ट वो है जो एक्सॉन को लेके जा रही है। एक्सॉन बंडल का, एक्सॉन बंडल जो है, पूरा समूह जो एक्सॉन का है, वो जब सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन से नीचे उतरता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। एंड दे आर मेड अप, अगर चूंकि एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक एक्सोलीमा है, एक्सोलीमा के साथ एक माइलिन शीथ है। उस माइलिन शीथ का कलर क्या है? व्हाइट है, इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं व्हाइट मैटर। अब हम लोग 2 चीजें देख लें, अपने आप समझिए। मोटर ट्रैक्ट में अगर कोई ये कह रहे हैं कि मोटर ट्रैक्टों का जन्म कहां से होगा, जन्म हमारे पास कैसे होगा? हम लोगों ने कहा था हाथ, ये बताया था हाथ ना। इस हाथ में हमने बताया कि ये जैसे, अगर ये आपका समझे कि ये बॉडी है, सेल बॉडी है, और ये हमारे डेंड्राइट्स है, और ये हमारा एक्सॉन है, तो यही से तो जन्म होगा, इसी जगह तो जन्म हुआ इसका। तो जन्म कहाँ होगा? मोटर ट्रैक्टों का जन्म सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है,
तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ है? ऊपर की तरफ है। वहां पर किसी किसी केंद्र मान न्यूक्लियस, यही से न्यूक्लियस से होगा कि न्यूक्लियस किसी सेंटर या किसी न्यूक्लियस की नर्व कोशिकाओं से होगा। तो नर्व कोशिका यही है, सारी नर्व कोशिकाएं मतलब नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, इनका एक्सॉन। अब ये एक्सॉन मेरुरज्जु में उतरता है। मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश वाले नाम समझिए। एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड में उतरता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो एक्सॉन है ये व्हाइट मैटर है। एक्सॉन इज व्हाइट मैटर, मेड ऑफ व्हाइट मैटर, बिकॉज it is covered with myelin sheath and myelin sheath is white, hence we can say that this is white matter. अब ये क्या आया? देखिए ये आया, उतरा, उतरने के बाद कहां जाएगा? उतरने के बाद कहां जाएगा? एंटीरियर पार्ट से। एंटीरियर माने सामना, जिसको वेंट्रल कह सकते हैं। वेंट्रल, देखिए शब्द कुछ याद करते चलिए। वेंट्रल माने सामने का, इसी को हम लोग एंटीरियर बोलते थे, ANTERIOR, एंटीरियर। एंटीरियर या वेंट्रल, पीछे का डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो जाने वाली जो नीचे से जो ऊपर जाएगी सेंसरी नर्व, वो जाएगी पोस्टीरियर साइड से, लेकिन जो ऊपर से मोटर नर्व आएगी वो हमेशा आएगी एंटीरियर पोर्शन से। तो यहां से आई, आगे की तरफ से भाग से आई और कहां गई? नए मेरुरज्जु में उतरा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में उतर गया। स्पाइनल कॉर्ड में गई और ये कहां जाएगी? आगे की भाग में गई, और जहां पे नर्व कोश मतलब नर्व सेल्स जहां होंगे उनसे साइनेप्स करेगी। जैसे हम लोग साइनेप्सिक समझा था ना, ऐसे हो जाएगी। ये यूं हो जाएगा और इधर भी कोई इधर। अच्छा ये बताइए साइनेप्स कैसे बनेगा? अगर एक्सॉन गया है, यहीं पर समझिएगा, अगर एक्सॉन गया है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। वो एक्सॉन जाए करके डेंड्राइट से कांटेक्ट करेगा। अब जो डेंड्राइट होंगे वो क्या होंगे? ग्रे मैटर। डेंड्राइट्स ग्रे मैटर होंगे ना, डेंड्राइट होंगे वो ग्रे मैटर में होंगे। तो ग्रे क्यों? डेंड्राइट्स आर मेड ऑफ ग्रे कलर, तो ग्रे मैटर हो जाएंगे। तो ग्रे मैटर एंटीरियर हॉर्न में पहुंचेगा। इसको हॉर्न बोलते हैं। इनकी आकृति आपको देखा होगा आपने, हॉर्न की फिगर इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये देखिए, ये जो बना हुआ है दिस इज लाइक हॉर्न। हॉर्न माने सींग, सींग की तरह बनेगी नहीं। देखिए ये बनी, ये जो जहां पर ये बीच वाला बना हुआ है, जहाँ लोअर मोटर न्यूरॉन लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड, ये बनी है कि नहीं सींग की तरह? बोलिए हाँ ना? हाँ जी। ये सामने वाला भाग कम आपका नुकीला होगा, पीछे वाला भाग आपको अधिक नुकीला होगा। ठीक है, तो ये अब चलिए फिर हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं। तो उतरेगा और अब यहीं तक आया। अब इस पूरे पथ को तय करने वाले न्यूरॉनों को अपर मोटर न्यूरॉन, बहुत सरल है, अपर मोटर न्यूरॉन। क्यों अपर कहा? क्योंकि जो ये ब्रेन से आकर के स्पाइनल कॉर्ड तक आया, इस पूरे पथ को क्या कहेंगे? अपर मोटर न्यूरॉन। एक बात समझ गए? अपर मोटर न्यूरॉन। हाँ, अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। अब क्या हो गया? अब फिर ग्रे मैटर आ गया स्पाइनल कॉर्ड में। ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न में आया न्यूरॉन, एक नए न्यूरॉन से साइनेप्स करेगा। अब फिर ये फिर साइनेप्स करेगा आगे मैसेज भेजने के लिए। ये फिर न्यूरॉन साइनेप्स करेगा, उसका फिर एक्सॉन लेके जाएगा कोई संदेश। उसका एक्सॉन स्पाइनल नर्व से होकर फिर कहाँ जाएगा? स्पाइनल नर्व हमारे पास है, स्पाइनल नर्व से होकर और जाएगा कहाँ पर? लोअर मोटर न्यूरॉन में, ऑर्गन्स में जाएगा। ऑर्गन्स माने हम लोग मसल्स बोलते हैं, मसल्स में चला जाएगा और मसल्स में जाकर किसी मसल को प्रभावित कर देगा या किसी ऑर्गन को, जो एक ही बात है, मसल या ऑर्गन को प्रभावित करेगा। ठीक, तो ये जो आपका है, ये जो जा रहा है कहां से? ये जो स्पाइनल कॉर्ड से होके जा रहा है और वो किसी ऑर्गन में जा रहा है, दिस इज सेड टू बी लोअर
मोटर न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी लोअर मोटर न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन में क्या अंतर है। अपर माने अपर, ब्रेन से आया स्पाइनल कॉर्ड तक, ये अपर हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से गया आपका मसल्स में या टिश्यू में या किसी ऑर्गन में, तो वो आपका होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। क्लियर? इन दोनों न्यूरॉनों में अगर इन दोनों में कोई लेजन हो, लियन हो जाएगा, लेजन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्षति, कोई इंजरी हो जाएगी, तो अलग अलग शिकायतें मिलेंगी, जिनके आधार पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये लोअर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, हम लोग पढ़े ना मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND, यही है। उसको हम अपर लोअर कह सकते, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज कह सकते हैं, और एक को लोअर। अब कैसे अंतर है ये, अब आप समझिए। अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, स्थिति बताइए। ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर यहां बैठा हुआ है, लोअर न्यूरॉन नीचे बैठा हुआ है यहां पर, और ऑर्गन यहां है, ऑर्गन और नीचे है, इसके नीचे यहां पर ऐसे, और ये ऑर्गन और नीचे। तो यानी लोअर मोटर न्यूरॉन का काम कैसा है, जैसे आप ऑफिस की कल्पना करिए, तो एक ऑफिस में क्या होगा, एक बॉस बैठा होगा, बॉस इज अपर मोटर न्यूरॉन, फिर एक स्टाफ होगा, उसका नाम होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। अब फिर जो काम करना हो, जिसका जो फंक्शन करना होगा, वो कोई स्टाफ होगा, वो कोई आदमी होगा, कोई कंज्यूमर होगा, कोई ग्राहक होगा। ठीक, तो अब यही देखिए, अगर पैरालिसिस होगी तो क्या होगा इस वाले में, अपर मोटर न्यूरॉन में। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन कम काम करेगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन अधिक काम करेगा? जब पैरालिसिस हो जाएगा तो सर वो तो स्टिक हो गया ना, नहीं, उसकी वो हम जनरल बात कर रहे हैं। हमने एक दो एग्जाम्पल दिया, एक बॉस है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन है, मतलब स्टाफ है, और एक लोअर। तो काम कौन करता है अधिक? स्टाफ करता है, स्टाफ। यानी लोअर मोटर न्यूरॉन की जो विक्षति होगी वो अधिक दिखाई पड़ेगी, अधिक चीजों में। और लोअर अपर वाले जो होगी वो बड़े बड़े वैसे स्पेसिफिक किसी जिससे कहते नहीं कि वो कोई सिद्धांत, कोई सिस्टम उनको पर हुए। देखिए, पक्षाघात स्पास्टिक होगी, इसमें ऐड जाएगी पूरी बॉडी। क्यों? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन ही फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो नीचे वाला, इसलिए लोअर मोटर न्यूरॉन में होगा तो फ्लैसिड होगी, थोड़ा सा उससे डिफरेंट टाइप की होगी, तो ये फ्लैसिड होगी। अस्थि पेशियों पर प्रभाव देखिए, पढ़िए। ये भी हम देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत एक्सपर्ट है, ये बात स्पष्ट कह दे रहा हूँ, एक्सपर्ट बहुत मत, एक्सपर्ट ये भी हम लोग साइंस में है, ये पढ़ रहे हैं, पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली बार मीन्स की जब हम लोग आए थे यहाँ आसपास में, तभी पढ़ना शुरू किया, उसके पहले तुम लोग जानते भी नहीं थे क्या। अस्थि पेशियों पर प्रभाव क्या होगा, क्या होगा? कम से कम एक ग्रुप पूरा, आप देखिए, क्योंकि बड़ा नीतिगत निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, हम सरल भाषा में बोल रहे हैं आपको। नीतिगत निर्णय कौन लेगा? बॉस लेगा। तो क्या करेगा, अगर वो वहां कहीं गड़बड़ होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप उसमें कुछ प्रभावित हो जाएगा। एक पूरा का पूरा कह दे, मतलब जो उसका निर्णय लेना है, तो पूरा एक फाइल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, एक ग्रुप प्रभावित हो जाएगा। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, केवल अस्थिपेशी, एक अस्थिपेशी, कम से कम एक अस्थिपेशी, छोटा प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि प्रभाव के रूप में अपर मोटर न्यूरॉन बहुत पुनः नीतिगत निर्णय ले लेगा बॉस, तो एक पूरा ग्रुप आपका फंक्शन नहीं करेगा, तो ये अस्थिपेशन प्रभाव होगा। ऐसे समझना, आपको भी समझना है। अस्थि संधियों पर क्या होगा, संबंधित अस्थि संध पर एसोसिएटेड मूवमेंट उपस्थित होंगे, क्योंकि उसमें जरूर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मोटर न्यूरॉन, अपन लोअर मोटर न्यूरॉन जो है प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए ये एसोसिएटेड मूवमेंट जो होंगे वो जुड़े होंगे। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन प्रभावित हो गया तो कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर रहे। यहां समझ गया ना, कोई काम नहीं हो रहा, फाइलें नहीं मूव कर रही है, वो जिस फाइल पर बैठा हुआ है वो फाइल ही मूव नहीं कर, क्योंकि वही स्टाफ ही नहीं काम कर रहा।
यहाँ प्रतिवर्त क्या होगा, सामान्य से अधिक होंगे, क्योंकि उसने ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन इसका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस, ये जो है सामान्य से अधिक होंगे, उसका प्रभाव अधिक था, तो वो जो है सामान्य से एक्सेलरेट हो गया। लेकिन यहाँ काम ही नहीं करेगा, वो प्रतिवर्त गायब हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस होंगे ही नहीं, क्योंकि लोअर नीचे वाला ही पूरा प्रभावित है, आगे कहीं मैसेज जाएगा ही नहीं। अस्थि पेशियों की स्थिति क्या होगी, जलाव, वेस्टिंग नहीं होगी, यहाँ वेस्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पूरा जलाव, वेस्ट मतलब अगर किसी में इनर्वेशन नहीं हो किसी में पेशी में, तो क्या होगा, गलने लगेगी ना, तो यहाँ गलाव हो जाएगा लोअर वन में, यानी ये काम अधिक कर रहा है। ये अगर ये मौजूद होता तो गलाव नहीं होता, क्योंकि वहां सप्लाई करता कुछ, ये कह रहे हैं गलाव कम होगा, यहाँ गलाव बिल्कुल मतलब कम होगा या नहीं होगा, और यहाँ गलाव मौजूद होगा। मतलब गलाव माने वेस्टिंग, वेस्टिंग माने नष्ट होना। यहाँ डीप, अब देखिए दो तरह के रिफ्लेक्शन, एक डीप होगा एक सुपरफिशियल, तो डीप तो मौजूद होगा लेकिन इसमें सुपरफिशियल कमजोर होगा, और यहाँ डीप तो गायब ही होगा, वो आगे जा ही नहीं रहा, और जो सुपरफिशियल वाला होगा वो थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि नीचे वाला। रोग, यहाँ क्या रोग होगी, रोग नोट कर लीजिए, ये रोग सेरेब्रल हेमरेज, क्यों, ये अपर मोटर न्यूरॉन है, वो कह रहा है सेरेब्रल हेमरेज, यहाँ जो कुछ हुआ हो या सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हुई है, उसके लिए जिम्मेदार होगा ऊपर वाला। नीचे वाला क्या होगा, पोलियोमाइलाइटिस, माइलाइटिस, माइलिन शीथ में, क्योंकि नीचे वाला कटा हुआ है ना, नीचे वाला प्रॉब्लम है, वहां का इंजरी हुई है, तो इसलिए मोटर न्यूरॉन क्या है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस, तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो है ये सब, यही तीव्रगामी पोलियोमाइलाइटिस, तो पोलियोमाइलाइटिस और मस्कुलर वीकनेस, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो ये अब देखिए आगे बढ़िए, बहुत थोड़ा सा टफ है, अच्छा मैं सुनिए। अभी कह रहे हैं कि लेजन कैसे स्पाइनल कॉर्ड में कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक दोनों तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड जो है वही कट जाए, स्पाइनल कॉर्ड ही कट जाए, तो क्या होगा, अगर आधी कट जाए, हेमी सेक्शन, अगर कोई सेक्शन का आधी कट जाए, स्पाइनल कॉर्ड कोई है और वो आधी कहीं कट गई, तो क्या होगा, और अगर पूरी कट जाए तो क्या होगा, ये उसको बता दें। आधी कटने पर, स्पाइनल कॉर्ड के आधी कटने पर क्या होगा, मेन रोज आधी कट जाए, हेमी सेक्शन या संपूर्ण कट जाए, कंप्लीट ट्रांसेक्शन दोनों स्थिति में अलग अलग, हेमी आधी कट जाए तो क्या होगा, रोगी के बाएं और दाएं शरीर में अलग अलग शिकायतें मिलेंगी। इसको आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जिस ओर मेरुरज्जु कट गई है, अब मान लीजिए राइट में कटी है, लेफ्ट में कटी है, तो उसकी बात कर रहा है कि काट के स्तर पर जहां पर कटी है वहां पर सीवियर पेन होगा, क्योंकि मेरुरज्जु कटी है तो उससे जुड़े हुए और भी चीजें कटेंगी ना। मेरुरज्जु माने स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या है ये, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ नर्वस, आगे बोलिए, नर्वस सिस्टम, टिश्यू, टिश्यू। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है ये, और किसी की नहीं। स्पाइनल कॉर्ड अगर आधी कटी तो क्या प्रभाव होगा, तो जिस जगह काट होगी वहां पर असहनीय पीड़ा होगी, पोस्चर और कंपन संवेद गायब होंगे, क्यों, जो ऊपर वाला हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि पोस्चर देता है, वाइब्रेशन देगा, वो है ना, तो ये आपके गायब होंगे, क्योंकि ये कटी हुई है। मेरुरज्जु के काट स्तर पर लोअर मोटर न्यूरॉन विक्षति होगी, जहां पर कटी है वहां पर वहीं से आगे लोअर मोटर न्यूरॉन आगे फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और काट स्तर के नीचे अपर मोटर न्यूरॉन विक्षति होगी, उस नीचे नेचुरली ना, जब यही नहीं जा पा रहा तो अपर नहीं जा पाए। ठीक है, तो इसलिए काट स्तर पर तो ऊपर लोअर वाली होगी, उसके नीचे मोटर न्यूरॉन भी, अपर मोटर न्यूरॉन भी वो लेजर होगा। दूसरा, जिस ओर मेरुरज्जु नहीं कटी है, अब इस मान लीजिए लेफ्ट साइड में नहीं कटी है, तो क्या कह रहे हैं, तो ऑन द इंटैक्ट साइड, दूसरी ओर हुए काट स्तर के नीचे, जहां पर उसके नीचे है उसमें दर्द, स्पर्श और ताप संवेद गायब हो जाए।
वो दूसरी ओर जहां काट स्तर के नीचे, इस ओर दर्द, स्पर्श और ताप संवेद गायब होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऐसे हुआ है उसकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि मेरुरज्जु जो बाएं तरफ लेके जा रहा था, याद करिए, जो बाएं तरफ लेके जा रहा था वो आगे स्पर्श कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाता है ना। तो जहां पर ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, वो दूसरी तरफ ले जाएगा, ब्रेन के दूसरी तरफ। तो वहां पर मेरुरज्जु आपका ये कोई सारे नहीं मिलेंगे, कोई कटी हुई है और दूसरी साइड में कोई आपको सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। ये उससे जुड़ा हुआ है जो आपने ऊपर पढ़ा पहले, इसके पहले हम लोग पढ़ा कौन सा ट्रैक्ट पढ़े विभिन्न, उनसे जोड़िएगा इसको कि मेरुरज्जु वो आगे जो दर्द के जाएंगे, कोर्स ताप के जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर जाकर के मिडला में जाते हैं, मिडला से फिर चले जाते हैं। तो नेचुरली मिडला में दूसरी साइड में जाते हैं, इसलिए अधिक वहां पर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए ट्रांससेक्शन होगा तो क्या होगा, जिस स्थिति में मेरुरज्जु चाहे किसी भी स्तर कुंकटी हो, सभी मौजूद होंगे, सभी निम्न लक्षण सभी में मौजूद होंगे, क्योंकि पूरी कट गई है। सेंट्रल जो न्यूक्लियाई है मस्तिष्क, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, द्वारा संचालित कार्य सामान्य ही रहेंगे, क्योंकि जो कट गई है तो जो सेंटर है वहां पर तो सामान्य है, लेकिन रोगी के मस्तिष्क में कोई भ्रांति नहीं होगी, वहां तो प्राण नहीं है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे कटा हुआ है ना। अनुप्रस्थ काट के स्तर पर शरीर की गोलाई में तीव्र पीड़ा की एक पट्टी मिलेगी, पूरा यूं, क्यों, क्योंकि वो पूरी कटी हुई है, तो आपको यहाँ पर आपको पूरी पीड़ा मिलेगी। फिर उसके स्तर अनुप्रस्थ काट के नीचे के अंगों में संवेद और प्रेरक कार्य अव्यवस्थित होंगे। वो कटी हुई है ना, तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरे सेंसेस जा नहीं पा रहे हैं, सेंसरी जा रहे हैं, मोटर जा रहे हैं, ठीक से जा ही नहीं पा रहे हैं, तो कटी हुई है, तो उसके नीचे अव्यवस्थित हो जाएंगे। स्पाइनल शॉक ये शरीर की वो स्थिति है जिसमें शरीर में परिधीय पेरिफेरल ब्लड फ्लो रुक जाता है। भाई स्पाइनल शॉक माने हुआ क्या कि स्पाइन को ब्लड ही नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। शरीर के ऊतकों को अभी या अब जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा, तो आगे भी नहीं सप्लाई कहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है। त्वचा क्या होगी, ड्राई होगी, आभाहीन होगी, रक्त प्रवाह कम होने के कारण जो बेड सोर होने लगेंगे, और जो जहां पर पूरा कटा है उसके स्तर के अनुसार क्या होगा, सर्वाइकल C4 के स्तर पर श्वसन रुक जाएगा। अगर C4 के स्तर पर हुआ है, देखिए अगर C4 पर हुआ, C4 तो C4 क्या कर रहा है हमारा, याद करिएगा C4, अभी देखिएगा चित्र में C4, C5, C6 ये आपका लंग्स में जा रहा होगा, तो C4 के स्तर पर श्वसन रुक जाएगा। C5 के स्तर पर चारों हाथ पांव का पक्षाघात हो जाएगा, और थोरेसिक में अगर हो गया तो पांव का पक्षाघात हो जाएगा, और काट स्तर के निम्न अंगों के ऐंठन में सूजन होगी। कहां पर, लंबर क्षेत्र में अगर काट हुआ नीचे, दोनों पांव का पक्षाघात, पूर्ण अनुप्रस्थ काट स्तर के नीचे सभी संवेद गायब होंगे, कोई नहीं जा पाएगा, कोई सेंसरी सेंसेस कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां जा ही नहीं सकती, कटा हुआ है। और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के संवेद गायब होने से इनका उत्सर्जन अनियमित हो जाएगा, क्योंकि नीचे से कोई भी संवेदना जा ही नहीं पाएगी, ऊपर से मोटर नर्व आ ही नहीं पा रहे, सब कटा हुआ है, तो सब ऑटोमेटिक जो है सब गायब हो जाएंगे, और डीप और सुपरफिशियल प्रतिवर्त गायब होगा, सब गायब हो जाएगा, नीचे जहां पर कटा हुआ उसके नीचे सब गायब। ये स्थिति है, तो इसको इस तरह हम लोगों को समझना है। आगे चलें हम लोग, बोलिए। जी सर। है ना, अब हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है बढ़िया से, ताकि हम लोग जो है ये हम लोगों ने इसलिए पढ़ा कि क्योंकि इसको धीमे धीमे पढ़ने का हम लोगों को समझ में आना चाहिए था क्या है। ये देखिए, ये चित्र है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें किताब में हम लोग पढ़ रहे थे ना ब्रेन स्टेम। तो व्हाट इज ब्रेन स्टेम, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहां पर मेडुला है,
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारा यहाँ पर ये मेडुला है। मेडुला, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर मेडुला, मेडुला के ऊपर हमारा पोन्स, और पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन। देखो तीनों का चित्र बना हुआ है, दिस इज मेडुला। देखिए आप चित्र में लिखा हुआ है मेडुला, मेडुला के ऊपर पोन्स, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, और पोन्स के उसी एक सेक्शन एक तरफ दिखाया गया है, केवल एक साइड है पोन्स के। देखिएगा पोन्स जहां पर है उसी के क्षैतिज हॉरिजॉन्टली आपको क्या मिल रहा है, देखिए सेरेबेलम, सेरेबेलम मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ मिल रहा है, सेरेबेलम। तो जो पोन्स है, मतलब हमारा मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम, इसको स्टेम बोलते हैं। स्टेम स्टेम ब्रेन तने की तरह है ना, देखिए नीचे से ऊपर गया सीधे जा रहा है, काफी मोटा रहता है उसमें यहाँ पे। हाँ, तो वो ब्रेन स्टेम कहलाता है, इसलिए स्टेम कहलाता है, स्टेम की तरह है। तो वहां जोड़ते जाइए, स्टेम की तरह है, तने की तरह है। तो मिड ब्रेन ऊपर, फिर पोन्स नीचे, फिर मिड बीच में, और फिर नीचे मेडुला। तो तीनों मिलकर के जब बात होती है तो मिड ब्रेन कहलाता है, वो तो हम लोग कहते हैं उसको ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम के भाग क्या क्या हुए, देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था, याद करिए, देखा था पहले कि सेरेबेलम, फोर ब्रेन में होगा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मतलब मुख्य बात, फोर ब्रेन में सेरेब्रम होगा, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों, ये फोर ब्रेन माने फ्रंट ब्रेन, सबसे बड़ा ब्रेन, आगे की तरफ ब्रेन। फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है उसमें ब्रेन, मिड ब्रेन में गोल हो गया। फिर तीसरा वाला हिंड ब्रेन हो गया, जो पीछे का ब्रेन है, उस हिंड ब्रेन के पार्ट है पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो अलग अलग इस तरह समझ सकते हैं, और वैसे संयुक्त रूप से आप अलग समझ सकते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन यानी पोन्स, मेडुला, ये मिलकर के आपको बनाते हैं, ये बनाते हैं आपको ब्रेन स्टेम। तो हम लोग ब्रेन स्टेम की चर्चा कर रहे थे, फिर हम लोग अपने चैप्टर में आ जाते हैं। यही ब्रेन स्टेम की हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रेन स्टेम वो भाग है जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को बेस प्रदान करता है, तुलना पेड़ की तरह से करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम की संरचना नर्व फाइबर से हुई है। फिर नोट करिए, जैसे हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड को कहा था, लेकिन हमने स्पाइनल कॉलम किसका बना होता है, दर्शन जी मत बताइएगा, स्पाइनल कॉलम किससे बना होता है, स्पाइनल कॉलम या स्पाइन, जिसको स्पाइन बोलते हैं, वो क्या है, बोलिए सभी लोग बताइए। देखिए पढ़ाई ऐसे मजा तभी आएगा, आनंद। दूरामीटर है सर, दूरामीटर सर फाइबर से बना, नहीं, दैट इज मेड ऑफ बोन्स, वर्टिब्रा, वो बोन्स, हाँ वर्टिब्रा आर मेड ऑफ बोन्स, वर्टिब्रा तो बोलते करती है। सर जो अंदर है वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो नर्वस टिश्यू से बनी है, न्यूरॉन से, ठीक है। और जो ये वाली है, जो बाहर वाला जो आवरण है, वो तो बोन्स का बना हुआ है। जैसे हमारे हड्डियां हर जगह है ना, पीछे देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्ट्रक्चर है, तो बोन्स मेड ऑफ बोनी सिस्टम है। तो हमेशा सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। जैसे सुरक्षा के लिए किसी भी वीआईपी की सुरक्षा के लिए क्या जाता है, एक गाड़ियों का काफिला जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर सुरक्षा है पूरी तरफ से। ब्रेन को भी सुरक्षा है, ब्रेन में भी अंदर तो नर्वस टिश्यू अंदर है, ऊपर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कैविटी, स्कल, ये पूरी क्रिमिनल कैविटी है, स्कल कहलाती है। चलिए नर्व फाइबर बनी है क्षेत्र में, देखिए तो क्या है, इनके नी अंग है मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह का होता है आपका स्ट्रक्चर। अब मेडुला क्या है, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड, हम लोगों ने अभी चित्र देखा था, क्रेनियम में चिपटी और फैली हुई है। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड ऊपर, भाई जब जाएगी नीचे, स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है, अब यहाँ जब होगी तो थोड़ा फैल जाएगी ना, तभी तो चिपकेगी, इससे चिपटी फैली हुई है और ऊपर पोन्स से जुड़ी हुई है। हमने दिखाया था कि स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा मेडुला और ऊपर पोन्स, मेडुला जैसे मेडुला होगा, मेडुला के बाद जैसे जाएगा ऊपर तो मेडुला होगा, मेडुला के बाद तुरंत आ जाएगा पोन्स।
इसके दोनों दाएं और बाएं किनारों से नर्व फाइबर्स का बंडल निकलकर और कहाँ चला जाता है, सेरेबेलम में चला गया है। ये चित्र दिखाएं आप लोगों को, देखिए देखिए ये आपका कौन सेरेबेलम है, ये वाला जो बड़ा वाला है सेरेबेलम है, ये वाला सेरेबेलम है। और ये हम लोग दिखा रहे थे इसको, ये पोन्स हमारा है और ये मिड ब्रेन है ऊपर वाला, ये मिड ब्रेन है। तो यहाँ से जो है नर्व फाइबर्स यहाँ से जुड़ गए हैं पूरे, ठीक है। तो मेडुला से पूरे जुड़े हुए ये सब यहाँ निकला और ये इधर निकल गया, इधर चल गया। इसको आगे ये सब इनसे भी जुड़ा हुआ है, पोन से भी जुड़ा हुआ है, मिड ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है सबका, उसका लोअर इसके अपर ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसके नर्व फाइबर जो सर जिसे इंफीरियर पेडेंकल बोलते हैं, इंफीरियर पेडेंकल, इंफीरियर सेरेबेलम पेडेंकल सब नीचे है ना, चूंकि इसलिए इंफीरियर माना नीचे वाला, इंफीरियर सेरेबेलल पेडेंकल से जुड़ा होता है। ये जो जुड़े हुए हैं वो इसको इंफीरियर सेरेबेलल पेडेंकल कहते हैं। इस मज्जिका में, इस मतलब ऑब्लांगाटा में कई महत्वपूर्ण न्यूक्लियाई स्थित है, जिनको हम लोग कह सकते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है मेडुला, क्या है, डिग्लूटेशन सेंटर, डिग्लूटेशन सेंटर, निगलन। आप जब तक आप चबाते हैं तब तो ठीक है, जैसे निगलना लगता है तो आपका काम खत्म। फिर किसका काम, मेडुला का। फिर सलाइवा सेंटर, सलाइवा अपने आप आपकी वजह से नहीं निकलता, वहां सलाइवा सेंटर अपने आप निकलना शुरू होता है। वोमिटिंग सेंटर वो भी करता है, कफिंग सेंटर वो भी करता है। फिर वाइटल, ये पूछा जाता है जनरल सेंटर्स कौन कौन, वाइटल सेंटर कौन कौन, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हम लोग मेडुला में पढ़ रहे हैं ना, हाँ। चलिए सामान्य सेंटर होगा और फिर उसके कफिंग सेंटर देखिए, आगे देखिए वाइटल सेंटर, दीज आर सेड टू बी वाइटल सेंटर। क्यों, हमारी वाइटलिटी के लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक। कौन से देखिएगा, एक्सपायरेटरी सेंटर, जो आप बाहर फेंकते हैं सांस, उसका सेंटर वहीं पर है। कहां पर है, मेडुला में। इंस्पायरेटरी सेंटर, श्वास लेते हैं वो भी सेंटर है। कार्डियक एक्साइटेटरी सेंटर, कार्डियक को आया और कार्डियक पंप किया, वो भी सेंटर वहीं पर है। हृदय, कार्डियक इनहिबिटरी, हृदय को कम धड़कना है, वो भी सेंटर वहीं पर है। और वैसोमोटर सेंटर, ये सारे कंट्रोलर सेंटर वहां पर आपको है, ठीक है। ये सारे सेंटर्स आपको, तो अब क्रेनियल नर्व भी होंगे इसमें। क्रेनियल नर्व देखिए, इसका देखिए क्रेनियल नर्व्स हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के केंद्र। पूरा देखिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के पूरे न्यूक्लियाई यहीं से निकले, सेंटर यही है भाई। क्रेनियल नर्व कहीं से निकलेगी ना, ब्रेन के किसी पार्ट से, तो ये पार्ट कहां से, इस पार्ट से निकली है 11वीं 9वीं 10वीं 9 10 11 12, 4 बहुत 9 10 11 12 पूरे हैं। और फिफ्थ और थर्ड के आंशिक हिस्से, फिफ्थ और थर्ड के आंशिक हिस्से नोट कर लीजिए, फिफ्थ और थर्ड के आंशिक हिस्से भी, आंशिक हिस्से भी इसमें है। और ये कह रहा है कि एट्थ भी है, एट्थ क्रेनियल नर्व है इसमें, एट्थ भी है, कह रहे एट्थ भी है। एट्थ का है, देखिए इसमें देखिए एट का है कि नहीं, ये देखो मेरा सेंटर दिया हुआ है ना किताब में, एट आंशिक है, पार्शियल, पार्शियल है ना, हाँ जी सर। पार्शियल मेडुला नहीं, किताब में तो मेडुला दिया नहीं थे वैसे, एट का दिया नहीं, इसमें दिया, उसमें उस वाले में चैप्टर में नहीं दिया हुआ, पेज नंबर 146 में नहीं दिया हुआ है। एनीवे आप इसको चेक कर लीजिएगा। एट्थ अभी मत करिए, थर्ड जरूर लिखिए। ये फिफ्थ के और थर्ड के आंशिक हिस्से, थर्ड वाले होगा।
ये जानना जरूरी है। थर्ड वाला तो नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑक्यूपेटर मिड ब्रेन से निकला हुआ है। फिफ्थ के जरूर है, फिफ्थ का तो है, फिफ्थ का है मोडुला में, और फिफ्थ का भी लिखा हुआ है। एनीवे आप उसको चेक करिएगा, एट्थ वाला चेक करिएगा, ठीक है, और थर्ड वाला भी चेक करिएगा। थर्ड होता है एट्थ ना हो, फिर बता देंगे आपको, कभी बता देंगे, अभी नहीं। पांचवा तो जरूर है, आठवां है कि नहीं ये मालूम नहीं, पांचवा तो इसी। अब देखिए, अब ये आप यहीं पर नोट कर लीजिए, एक जो नर्व फाइबर है इसी मेडुला से दूसरी ओर जाते हैं, क्रॉस इसी मज्जिका से, इसी मेडुला से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जन्मे मोटर फाइबर्स ऊपर से जो आए वो दूसरी ओर क्रॉस करके चले जाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है कि मेडुला में ही आपके ऊपर से आए जो मोटर फाइबर, तो वो यहीं से क्रॉस कर जाते हैं इधर। इसीलिए लेफ्ट जो हमारा ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ बॉडी, नीचे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिकसेशन, क्रॉस करना है, इसको बोलते हैं क्रॉस करते हैं। अब मृत्युदंड में यही बहुत महत्वपूर्ण होता है, मृत्युदंड में यही महत्वपूर्ण हो रहा है। क्या होता है, जब किसी अपराधी को गले में फांसी का फंदा डालकर मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसके वर्टिब्रल कॉलम में स्थित दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसका क्या है, दूसरी का नाम क्या है, व्हाट इज सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा? यस नो बोलते हैं सर, उसका एग्जैक्ट नाम नो बोन एंड इट इज सेड टू बी एक्सिस बोन, एक्सिस, ठीक है। पहली वाले तो हो एटलस, एटलस माने जो आप नक्शा पढ़ते हैं वही एटलस, उसी से नाम पड़ा, तो एटलस और दूसरी एक्सिस, तो दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा का ओडोंटाइट प्रोसेस, एक ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, तो वो इसी में ऐसे वो ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, तो वो यूं घूमता रहता है। फिर जब वो मृत्युदंड देते हैं तो वो उसी में अंदर जाकर के यूं घुस जाता है, और फिर वो क्या करता है, जो आपके सेंटर्स होते हैं शोषण के, वहीं पर नष्ट कर देता है, मतलब बिल्कुल वो आपका उस सेंटर ही को नष्ट कर देगा। तो फिर वही उसे अपराधी क्या होता है, सांस रुकने से मरता है, ठीक है, अपराधी सांस रुकने से मर जाता है, ठीक है। यहीं पर हम लोग ज्ञात होगा कि लेफ्ट हेमीस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल्स द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन, वाइस वर्सा। ये अब इसके पॉइंट हम लोग जानते हैं, UB10 मेडुला का पॉइंट है चाइनीज में, UB10 इज द पॉइंट ऑफ मेडुला, UB9 इज द पॉइंट ऑफ पोन्स, UB9 नोट कर लीजिए, UB10 पॉइंट ऑफ मेडुला, UB9 पोन्स। और अगर हम लोग देना चाहें तो किस में हम लोग देते हैं, आयुर्वेद में मेडुला में ट्रीटमेंट देंगे, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर में, लेफ्ट रिंग फिंगर, पूरा आगे बोलिए, कफ जॉइंट में, कफ जॉइंट। और एक आपका ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट नोट कर लीजिए, कहीं लिखा होगा UB2A, ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट, SMP है क्या, SMP होगा या CMP पॉइंट होगा, ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट लिखा है UB2A, ठीक है। तो ये हम लोगों को, अब पोन्स हम लोग आ गए, पोन्स पढ़ा दें तो अभी थोड़ा सा भी समय है, अभी समय है कि नहीं, बोलिए दर्शन जी, समय है सब? यस सर, अभी ठीक है, अभी समय पढ़ा थोड़ा सा, तो आगे कवर करना बहुत है इसमें। अब थोड़ा सा 1 ही 2 दिन रह गए। इसमें मेडुला और मध्य मस्तिष्क के सिरे शामिल है। अब देखिए मेडुला, फिर पढ़िए, फिर देखिए उसको, ब्रेन फिगर को फिर देखिए। अब ये पोन्स है, तो ये पोन्स जो है मेडुला के ऊपर ही तो है,
और मिड ब्रेन से नीचे है, देखिए ये एरिया, तो मिड ब्रेन दोनों के बीच में है। तो उसी को बार बार कह रहे हैं कि इसमें मेडुला और मध्य मस्तिष्क के सिरे शामिल हैं, नीचे ऊपर के। और मिडिल, अब देखिए नीचे वाला था इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल था, ऊपर वाला क्या है, मिडिल होगा, इसके ऊपर वाला क्या होगा, अपर होगा, है ना। इंफीरियर तो वो सुपीरियर होगा, वहां अपर को नहीं कहा जाता, वहां नॉर्मली इंफीरियर और सुपीरियर कहा जाता। तो इंफीरियर नीचे, सुपीरियर ऊपर, और बीच में मिडिल। तो ये मिडिल वाला पॉन्स मिडिल में है, तो मिडिल सेरेबेलर पेडंकल द्वारा सेरेबेलम से संबंधित है। ब्रेन, अब नोट कर लीजिए, ब्रेन स्टेम के इस भाग की अपनी कोई विशेष संरचना नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर चढ़ते सेंसरी और नीचे उतरते मोटर दोनों ट्रैक्ट्स के फाइबर्स स्वतंत्र रूप में पहचाने नहीं जा सकते हैं। यहां नहीं जान सकते कि नीचे कौन ऊपर कौन जा रहा, नीचे कौन जा रहा, ठीक है। ये स्वयं में नर्व फाइबर्स एवं ग्लियल कोशिका हम लोग पढ़े हैं, क्या है वो डिफेंस का काम भी करती है और अन्य काम करती है, सुरक्षा वाला काम, सुरक्षा और तमाम और काम, अन्य काम है उनके, वो काम करती हैं, एक्सेसरी के रूप में है। तो वो ग्लियल कोशिकाओं की कसी हुई संरचना है, मतलब नर्व फाइबर भी है और ग्लियल कोशिकाएं भी हैं, उनकी संरचना है, जिसमें सेंटर ये है। तो यानी यहाँ पर आप सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट्स के फाइबर्स पहचान नहीं सकते। दिस इज नोन एज पोन्स। पोन्स माने होता है कहीं ब्रिज भी होता है, पोन्स इज सेड टू बी ब्रिज, पोन्स माने ब्रिज होता है, तो ब्रिज भी समझ लीजिए इसको। अब क्या कौन कौन सेंटर है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, न्यूमेटैक्सिक एंड एपनिस्टिक सेंटर्स है, क्या है, वही आपके श्वसन से है। ये दोनों केंद्रक एक दूसरे के सहयोग से मेडुला के श्वसन केंद्रकों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ये दो सेंटर है। और क्या है दूसरा, पोन्स में जो है नीचे से जो सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे और ऊपर से जो आएंगे, यहीं पर सब आएंगे, सब पास होंगे यहाँ से, और न्यूमेटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक। अब इसमें क्रेनियल नर्व का देखिए कौन सा है, क्रेनियल नर्व 8th का आंशिक हिस्सा, तो 8th का भी है, 5th का भी है, 6th का भी है, 7th का भी है, तो 5th, 6th, 7th, 8th सबके है, ठीक है। 5th के आंशिक होगा, 6th और 7th और 8th 3 का पूर्ण हिस्सा होगा, 3 का नोट कर लीजिए, 5वें का आंशिक और 6वें, 7वें, 8वें का पूर्ण। क्लियर हुआ कि नहीं है, बोलिए। ये दो सेंटर हैं, न्यूमेटैक्सिक एंड एपनिस्टिक सेंटर, दोनों सेंटर के साथ जो मेडुला के श्वसन केंद्र की कोऑर्डिनेशन से काम करके और आपके सर्कुलेशन को, जो सांस लेने की सिस्टम को, उसको प्रभावित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इसके पॉइंट क्या है, UB9 हमने बताया था अभी पोन्स का, और UB2A। अब इसमें क्या होगा, आयुर्वेद में लेफ्ट मिडल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, ठीक है। चलिए आगे, मिड ब्रेन। सर ये मेड्यूला जो है वो GB20 का भी पॉइंट उसके आसपास आता है, गोल ब्लेडर। नहीं, UB10 पॉइंट है उसका, UB20 तो आप उसको UB20 बोल रहे हैं आप, GB20 गोल ब्लेडर 20। हाँ, GB20 के पास होगा, यस, नीचे आएगा ना वो, हाँ नीचे, हाँ वहीं पास होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है UB10 है, ओके, मेडुलरी जो पॉइंट है जीबी मेडियम वही जाएगी ना, वही तो वो भी जाएगी, पास होगी। यूबी स्टमक 3 स्टमक वाली भी जाएगी, उसकी भी जाएगी, स्टमक तो आगे जाएगी, जीबी जाएगी, गवर्निंग वेसल जाएगी, जीबी जाएगी, यूबी जाएगी, 3 जाएगी, ठीक। अब मिड ब्रेन
वो मिड ब्रेन क्या, ब्रेन स्टेम के इस हिस्से का नाम पुराने नामकरण के आधार पर, क्यों? क्योंकि पहले हम लोग फोर ब्रेन कह रहे हैं, फिर हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन, तो हिंड माने पीछे, तो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में क्या आएगा? मिड ब्रेन आएगा। बोलिए, यही तो होता है ना। अगर कहेंगे पीछे और आगे तो कहेंगे क्या बीच वाला क्या होगा? मध्यम, मध्य एरिया, तो इसीलिए उसे नाम पड़ा हुआ है। इसके ऊपरी सिरे पर क्या है? थैलेमस सहित सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अन्य सभी महत्वपूर्ण भाग संबंधित है और ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से जुड़ा हुआ है। क्यों? ऊपर है ना, तो सेरेब्रल पेडंकल वाला जुड़ा हुआ है, नीचे आपका लोअर से मेडुला जुड़ा हुआ है और बीच वाले से मिडिल से वो जुड़ा हुआ है, तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों से संबंधित है। सेरेबेलम जो है मिड ब्रेन और पोन्स और से जुड़ा हुआ है। इसके विभिन्न स्तरों पर दो युग्म केंद्रक स्थित है। क्या है? सुपीरियर, यही नोट कर लीजिए, सुपीरियर कैलिकुलाई, ये क्या है? अंडाकार है, मतलब ओवल शेप्ड है, ठोस संरचना है जो विजुअल रिफ्लेक्स संबंधित है। विजुअल रिफ्लेक्स, जो देखने के आधार पर जो विजुअल रिफ्लेक्स होगा वो इससे संबंधित है। ठीक है, ये इसको नोट करना चाहे तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जानते हैं, इसके ऊपर होगा थैलेमस, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस ये है और ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, ग्रे मैटर से भरा हुआ है। ये मिड ब्रेन ग्रे मैटर से भरा है और इसमें इंफीरियर और सुपीरियर कैलिकुलाई है दोनों, और एक जो है सुपीरियर जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कॉर्टेक्स ऑफ सेरेबेलम और सेरेबेलम के बीच कॉमन कम्युनिकेशन करती है। जो ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो बोलते हैं, जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या करती है? सेरेबेलम के कॉर्टेक्स को और सेरेबेलम के अन्य हिस्सों के बीच में, वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करती है, ये वाला, और पोन्स और थैलेमस से भी कम्युनिकेट करती है। तो ये सब इसका काम है, यानी तीनों जुड़े हुए हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्लियाई और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ। अब इसमें तमाम आपके संरचना पढ़ेंगे आप। सेरेब्रल कॉर्टेक्स माने सेरेब्रल कॉर्टेक्स माने सेरेब्रल का जो ऊपर भाग, फिर हाइपोथैलेमस हम लोग पढ़े देखे। बेसल न्यूक्लियाई एक बहुत नाम आता है, जिसको हम लोग जो है बेसल गैंग्लिया के नाम से अधिक लोग जानते हैं उसको, लेकिन दैट इज सेड टू बी बेसल न्यूक्लियाई, क्योंकि बेसल माने बेस में, न्यूक्लियाई माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, तो बेसल न्यूक्लिया है वो बेसल गैंग्लिया नहीं, क्योंकि वो सीएनएस में है। इसलिए अगर पीएनएस में होता तो वो कहलाता क्या? गैंग्लिया, लेकिन अगर यहाँ है तो कहलाएगा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सुपीरियर जो है कॉलिकुली आपके विजुअल से संबंधित, देखिए लिखा हुआ है विजुअल रिफ्लेक्स से संबंधित है, और जो इंफीरियर है वो आपका ऑडिटरी से है। और क्रेनियल नर्व भी देखिए है, क्रेनियल नर्व क्या है? 3rd, 4th और 5th के सेंटर यहाँ पर है। तो ये आपका अभी आपका है। यही तो रहने दे, अधिक ना हो जाए। हाँ जी सर, उतना ही रहने दीजिए सर। अधिक हो सकता है, देखिए कठिन है, और जो कठिन अब सरल, अभी अधिक कठिन वाला कम हो जाएगा, सरल वाला थोड़ा शुरू होगा। वो कुछ उसके जो फैक्ट है वो बहुत कठिन है, अब तो सरल है, बहुत उतना कठिन नहीं है। अब थोड़ा सा ब्रेन के बाद जो है आगे ऑटोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा होगा। तो हमारे पास 2 ही शायद वो और हम रहेंगे, 2 क्लासेस और होंगे इसके, जिसमें ब्रेन हमको समाप्त करना है। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम लोग ब्रेन बना जाए, मतलब मुख्य रूप से जो ब्रेन है उसका पार्ट बना जाए। तो हम लोग अभी खेमकर सर के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ संकल्प हैं, और सपने कैसे पूरे होंगे हमको मालूम है कि हमको सब मेहनत करनी है और सब चीज समझना चाहिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पूरी चीज मालूम हो जाए, बहुत मेडिकल टर्म से, लेकिन हमको अगर ये मालूम हो जाए कि क्या चीज है तो हम अपना काम
चला लेंगे, हमारे पॉइंट्स मालूम है, उन किताबें खोलेंगे, वो पॉइंट्स को लगा देंगे, मेथी लगा देंगे, मटर लगा देंगे, दाना लगा देंगे, नहीं तो हम लोग कोई मैग्नेट लगा देंगे। इनसे हमारा काम चल जाएगा और लाभ पूरा प्राप्त होगा, क्योंकि रिसर्च पहले से हो चुकी है और उसके बेसिस पर तो हम लोग खेमका सर के सपने कैसे पूरे होंगे जानते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते फिर हम लोग क्लासेस जो है, अभी एक क्लास अभी चलेगी इसी की, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेमेस्टर 4 भी करना चाहते हैं। सेमेस्टर